अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा ऑनलाइन वालों मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना आप? यस सर। यस सर। खुशी, यस सर। शौर्य, आर्यन, विहान। विहान बेटा मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। बेटा हम क्वेश्चन पेपर नंबर 10 कर रहे थे और आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्योंकि डेथ के अंदर आप सबका बहुत हाथ टाइट है। क्वेश्चन 25 मैं पढ़ रहा हूँ। एक्स वाई जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1:1। जेड डाइड ऑन 30 जून 2021 ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। एक्स एंड वाई एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अब देखिए डेथ का सवाल आ गया और न्यू रेशियो भी दी गई है। तो आपको पता है गुडविल का ट्रीटमेंट तो गेनिंग में होगा ही होगा। अब आपका जो शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट होगा वो भी किसमें होगा? गेनिंग टू डिसीज में। मेरी बात आयुषी समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। और डेथ के सवाल में सबसे पहले आपने क्या नोट करना है? किस पार्टनर की डेथ हुई, किस दिन डेथ हुई और आपका अकाउंटिंग पीरियड क्या था। ये जब तक तीन बातें आप अपने माइंड में नहीं रखेंगे आप सवाल को गलत कर देंगे। क्लियर है बात ये? अब आपने सवाल को पढ़ा। एज पर द पार्टनरशिप डीड in the event of death of the partner during the year, his share of profit is to be calculated on the basis of last 3 year average profit. Underline the word last 3 year average profit plus 20% by considering the time period up to the date of death. The last balance sheet 31st March 2021. और यहाँ पर क्या लिखा आपको? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। तो तभी देखिए तभी आपको बैलेंस शीट का टोटल नहीं दिया हुआ। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कुछ आइटमें देना। एंजली बेटा पंखा बंद ही कर दे तू, ये सबसे कॉर्नर वाला बटन है ना, ये नहीं इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला, हाँ ये वाला बंद कर दे। अब आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दे रखा है और हम नीचे चलते हैं। उसके बाद नीचे दिया हुआ है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर वर सो एंड सो सो कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गिव द एंट्री फॉर द सेम। यानी कि आपको सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है और आपको एंट्री बनानी है। तो एंट्री कौन सी डेट पे बनेगी? डेट ऑफ डेथ वाले दिन जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे और एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आपको मैंने कहा सबसे पहले जब भी डेथ का सवाल आएगा पेपर में आप क्या करेंगे? आपका कौन पार्टनर डाइड हुआ है? जेड, यानी कि ये वाला। इस पे गोल अंडा लगाया यानी कि वो 1/3 के लिए था। नंबर 1। डेट ऑफ डेथ कब हुई है? 30 जून। और आपकी बुक्स कब बंद हुई है? लास्ट 31 मार्च को। यानी कि 3 महीने का क्लेश है। ये 3 महीने का क्लेश है। यस और नो रिद्धि? यस और नो? अब वो क्या कह रहा है कि एज पर द पार्टनरशिप डीड द इवेंट ऑफ डेथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर। अब एक चीज बताइए, आपका 31/3/21 ये सबसे पहला लास्ट होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा? 31/3/20 और 31/3/19। पहले बताओ इस बात से एग्री हो कि नहीं हो? आप इस बात से एग्री हो कि नहीं हो? और आप बैलेंस शीट में आप देखिए यहां पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? नहीं है ना प्रॉफिट एंड। और आप ये देखो आपको नीचे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कौन से साल से शुरू किया है? 31/3/20। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? और यहां पर हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए? 31/3/21 का। तो लास्ट प्रॉफिट क्या होगा? 31/3/21 का। फैसला समझ में आ रहा है? अब हमने बैलेंस शीट देखी, 31/3/21 के प्रॉफिट या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो लाइबिलिटी साइड में होगा और हो सकता है करंट ईयर का लॉस होगा। तो मतलब आपको दोनों तरफ ध्यान देना है। आयुष अग्रवाल मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। आप पेपर में गलती क्या करोगे? आप लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट लोगे, आप ये वाले कंसीडर कर लोगे, ये वही सवाल गलत हो गया सारा का सारा। 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। और एग्जामिनर इतना चंट हो चुका है आज की डेट में, वो आपसे गलती कराएगा। तो सुहाना ये देख, यहाँ जो 31/3 ये आपका करंट ईयर है कि नहीं है? तो आप पार्टनर की डेथ हुई है 30/6/21 को, तो आपकी लास्ट बैलेंस शीट ये, तो लास्ट प्रॉफिट ये हो गया कि नहीं हो गया? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपने पेपर में। एग्जामिनर कराता है ये गलती आपसे। और आपको क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट में लॉस का मतलब क्या हुआ? -30,000। ये हो गया लास्ट 1। उसके बाद लास्ट 2 क्या हो गया? 180। और लास्ट 3 क्या हो गया? 3 लाख। मेरी बात एंजल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी कि ना हमें इसे कंसीडर करना ना इसे कंसीडर करना है। और कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं रिद्धि, वो यहां से शुरू कर देते हैं, वो लास्ट वर्ड नहीं पढ़ते, तो वो भी गलत हो गया। अब बताओ एवरेज प्रॉफिट क्या आ रहा है आयुषी? एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? डिवाइड बाय 3। और इसका मतलब लॉस है, इसका मतलब लॉस है। मुझे बताइए एवरेज प्रॉफिट क्या आ रहा है? 1,50,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए 1,50,000 आयुषी अग्रवाल एवरेज प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। उसके अंदर 20% की इंक्रीमेंट है, उसके बाद उसमें 20% की इंक्रीमेंट है। एग्री करते हो इस बात से? अगर 20% की इंक्रीमेंट होगी तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा?
180 प्रोजेक्टेड प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आया, ये पूरे साल का एवरेज प्रॉफिट आया कि नहीं आया? और आपको कितने महीने का निकालना है? 3 महीने का। और किसका शेयर निकालना है? जेड का शेयर निकालना है। और जेड का शेयर क्या था? 1/3। ये जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब आपको न्यू रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो दे रखी है, गेनिंग निकालो, फिर जनरल एंट्री पास करेंगे। करके दिखाओ आप ये। सर पहले आपने जो शुरू करें। लास्ट वीडियो बनाई थी सैम्पल पेपर की, तो उसमें ना एंड में आपकी आवाज नहीं आ रही वीडियो हाँ में। हाँ, वो 20 मिनट बाद, यानी कि तूने देखी है और किसी ने नहीं देखी है। एक शिवम गोयल ने देखी है वीडियो 20 मिनट के बाद, शिवम सरीन ने, सॉरी। बाकी मुझे पता था कौन कौन, मेरे को ये देखना था कि कौन कौन ने, किस किसने वीडियो देखी है। 20 मिनट के बाद क्या हुआ कि माइक बंद हो गया, तो सिर्फ 2 ही हाँ महानुभाव ऐसे हैं हमारे क्लास के जिन्होंने ये वीडियो देखी, बाकी सब गधेड़े हैं। मैंने भी देखी थी। तो आपने बताई तो नहीं? शिवम ने तो रात को ही मुझे मैसेज कर दिया था। इधर दे दो मुझे आंसर शीट। अब आप ये बताइए, आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया मुझे बताइए। ये कितना निकल कर आया आपका? 15,000 आ गया। मेहता साहब 15,000 आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये न्यू रेशो नहीं दी होती तो एंट्री करते डेट ऑफ डेथ वाले दिन P&L सस्पेंस टू जेड। कैपिटल लिखूं करंट लिखूं? कैपिटल। बट यहां पर मुझे न्यू रेशो गिवन है, तो मैं क्या निकालूंगा? पहले गेनिंग रेशो निकालूंगा। पहले ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। अब आप ये बताइए, आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट गेनिंग रेशो ये आ गई 4/4:1। तूने निकाली नहीं अभी तक? निकाली नहीं थी? निकाल गई। अनन्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब 15,000 को आप किस में बांटेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 आ गया, इसको किस में बांटेंगे? 4:1 में। तो एंट्री क्या होगी डेट ऑफ डेथ वाले दिन? एक्स, हाथ रुक गया मेरा, करंट लिखूं या कैपिटल लिखूं? फिक्स कैपिटल नहीं है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ जेड प्रॉफिट क्रेडिटेड। थैंक यू बेटा। 15,000 को मैंने बांट दिया 4:1 में। 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया? 12,000 और 3,000। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब ये क्वेश्चन था, राघव लिमिटेड डिसाइडेड टू रेज अ फंड बाय इशूइंग 8%। अंडरलाइन द वर्ड, सबसे पहला वर्ड तो ये नोट करना है, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है। 10 लाख ऑफ 100 इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। द अमाउंट पर डिबेंचर 80 एप्लीकेशन बैलेंस अमाउंट। अब आपको जैसे कि आपको पता है कि चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो चाहे डिस्काउंट हो, यहां पर ये नहीं पता किसके साथ है, तो ऑलवेज एज्यूम कि ये हमारा अलॉटमेंट के साथ होगा, डिस्काउंट। और दूसरी बात, डिबेंचर वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड, प्रिपेयर डिबेंचर अकाउंट। अब आपको एक चीज याद रखनी है, एक चीज आपको कॉमन सेंस से याद रखनी है। ईशत बंसल जी आप ध्यान से सुनिए जो आपने गलत किया। डिबेंचर जैसे मर्जी इशू हो, पार पे हो, प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे हो, डिबेंचर का जो सीडी बनेगा अगर सारे पैसे आ गए हैं तो उसकी फेस वैल्यू से बनेगा, उसकी फेस वैल्यू से बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपने क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था रुपीज 10 लाख है, तो आपने क्या करा, 80 रुपये यानी कि 100 रुपये का डिबेंचर आपने 5% डिस्काउंट पे दिया, यानी कि 95 हो गया। 95 में 80 रुपीज एप्लीकेशन के हो गए, 15 रुपये हो गए। 15 को क्या करेंगे, जैसे प्रीमियम ऐड करते हैं तो डिस्काउंट माइनस हो गया, 20 माइनस 5 हो गया। अब आपके माइंड में एंट्री चलेगी, और मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है? डिबेंचर अकाउंट बनाना है। देखिए मैं यहाँ पर डिबेंचर अकाउंट बना रहा हूँ, और आपका डिबेंचर अकाउंट बना रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं, ये मैंने डिबेंचर अकाउंट बनाया, सबको ऑनलाइन में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहाँ पर डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर बनाना है। तो सबसे पहले आपकी पहली एंट्री दिमाग में लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर 8% से क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? डिबेंचर एप्लीकेशन की वजह से। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? बाय 8%, बोलो मत कुछ भी, 8% डिबेंचर, या मैं यहां लिख देता हूं, यहां दिखा देता हूं मैं आपको। एंजल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो मेरा आंसर है वो मुझे मेन पे दिखाना है एग्जामिनर को। क्वेश्चन नंबर 26, 8% डिबेंचर अकाउंट, और यहां पर है मेरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यहां पर क्रेडिट लिखो, यहां पर क्रेडिट लिखो, यहां डेबिट लिखो, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस।
अब आपने पहली एंट्री आपके दिमाग में चल रही है, आपके डिबेंचर कितने के थे? 10 लाख के डिबेंचर थे, यानी कि अगर मैं इसको 100 रुपए से डिवाइड करूं तो 10 लाख को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे कितने डिबेंचर हो गए? 10,000 डिबेंचर हो गए। 10,000। तो पहली एंट्री कितने से बनेगी? पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन। हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? डिबेंचर। और अगली एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। तो मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है? 8% डिबेंचर। अब 8% डिबेंचर क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? बाय 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 80 रुपए की थी, 10,000 था, तो यहां कितना आ गया? 8 लाख रुपए आ गया। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? बिना जनरल एंट्री के कंप्लीट हो गई। कुछ चीजें माइंड में भी चलनी चाहिए। अब दूसरी एंट्री है आपकी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर। अब वो डिबेंचर जो क्रेडिट हो रहा है 8% किसकी वजह से हो रहा है? डिबेंचर अलॉटमेंट की वजह से और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की वजह से। तो आपका जो 15 रुपए है और 5 रुपए अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? मतलब 20 रुपए की टोटल एंट्री थी, फेस वैल्यू 20 रुपए से जाएगी। तो यहां पर क्या आएगा? बाय 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आपकी 15 रुपए की है तो ये कितना हो गया? 1.5 लाख का हो गया। ऐसे एक एंट्री और भी तो हो रही है आपकी डिबेंचर में, बाय डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। काशी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 रुपए का डिस्काउंट था तो 10,000 डिबेंचर पे 50,000 रुपए डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया? तूने ये एंट्री ऊपर नीचे क्यों करी है? आपने गलत किया ना। ऑर्डर जिस हिसाब से ऑर्डर है उस हिसाब से आंसर देना एग्जामिनर को भी। मैंने आपको बोला अगर आपको सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्रीमियम और डिस्काउंट आप अलॉटमेंट पे लेके चलेंगे। अब ये आपका अकाउंट खत्म हो गया। अब आपको डबल इफेक्ट पड़ा है। हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, आयुषी डबल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? और मुझे डिस्काउंट और इशू डिबेंचर तो बताइए यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? ये किस नाम से आएगा? रिद्धि मुझे बता। 8% डिबेंचर के नाम से आ जाएगा। कितना आ गया? 50,000 आ गया। ये अकाउंट मेरा, यहां पर मेरा क्या आ जाएगा? ये टू बैलेंस सीडी। ईशद बंसल जी, आपने देखा आपने क्या गलती करी थी? चल भाई तेरी मर्जी है, मेरे को तो वहां पेपर में टाइम बचाना है, आपको मैंने स्मार्ट वर्क सिखाना है। अब कई बच्चे क्या करेंगे? इस डिस्काउंट को सीडी कर देंगे। इस डिस्काउंट को सीडी कर देंगे। अरे भाई दिमाग लगाओ, मैंने आपको बताया था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ होगा इन द वेरी फर्स्ट ईयर व्हेन डिबेंचर आर इशूड। और सबसे पहले किससे बोला था? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस नहीं है तो आप किससे करोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L से, इन द वेरी फर्स्ट ईयर। इन द वेरी, वसला मैडम ने सीडी लिख दिया। लिख दे भाई सीडी, चढ़ा दे सीडी के ऊपर बंदे को, चढ़ जाएगा बंदा, एग्जामिनर काटेगा वही नंबर तुम्हारे। तो यहाँ किससे राइट ऑफ करोगे? और ये एट द एंड ऑफ द ईयर एंट्री बनेगी। क्या बनेगी? अब आप देखिए, क्या आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा है क्या? नहीं है। तो किससे राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो आप क्या एंट्री करेंगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 50,000 और नीचे टोटल कर देंगे आप 50,000 50,000। नोट करो अब आप ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. SK and NK partner firm their profit losses in the ratio 2:1. Since both of them are specially able, sometimes they find it difficult to run a business, so admit GK as a common friend decide to help them. Therefore they admitted her into partnership. यानी कि GK एक फीमेल हो गई। GK एक फीमेल है, हर लिखा है यहाँ। हमें देखा ही नहीं था सर। हम तुसी ऐ ना कहो सर ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। GK friend there her admit into partnership. GK brought her share of goodwill in cash and proportionate, यानी कि आपकी एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई। इस एडजस्टमेंट की सबसे बड़ी फीचर क्या है कि नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं और लिखा गया है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यहां पर एक वर्ड और आता है कंबाइंड कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, एक वर्ड और को ध्यान रखना, कंबाइंड कैपिटल। अब इस केस में याद रखना एट अ टाइम ऑफ जीके ये बैलेंस शीट दे रखी है। अब हम चरणों में आ जाएंगे, चरणों में स्वर्ग है। और हमें क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हम तीनों के फॉर्मेट बना लेते हैं। आइए, रेशो क्या थी? 2:1। पहले मैं इनके बैलेंस लिख लूं। बाय बैलेंस BD
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख 4 लाख, जनरल रिजर्व 1.5 लाख बांटो 2:1 में, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 1.5 लाख 2:1 में, तो 1 लाख। अनन्या समझ में आ रहा है? 50,000 दक्षिता। उसके बाद और कोई आइटम नहीं है यहाँ पर, खत्म हो गई। एम्प्लॉइज याद रखना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बचता। अब इधर आ जाओ, कोई गुडविल है नहीं है। एक रफ के अंदर आप क्या बना लोगे, एक वर्किंग नोट में एक अकाउंट बना लो, कैश अकाउंट। वर्किंग नोट में एक अकाउंट बना लो, कैश अकाउंट, राइट। अब जैसे जैसे सवाल बोलता जाएगा वैसे वैसे चलते जाएंगे। उसने बोला है रिड्यूस द वैल्यू स्टॉक बाय 25,000। 25,000 से हम सैड हो गए, लिखेंगे हम कहा रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक अकाउंट। अनन्या 25,000 लिख दिया मैंने। अभी बताइए नई बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वेरी गुड श्री, 2,250,000 का था कि नहीं था? सेकेंड एंट्री क्या कहती है? डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर कितने का था? 4 लाख का था, सैड हो गए 40,000 से। फर्नीचर बैलेंस शीट बनानी है, फर्नीचर कितना आ जाएगा? 4 लाख में से 40 गए 360, और इमीडिएट टू फर्नीचर अकाउंट कितना आ गया? 40,000, राइट। एंड मशीनरी एप्रिशिएट बाय 5%, 6 लाख का 5%। हैप्पी हो गए आप? क्या नाम लिखूं? मशीनरी अकाउंट 30,000, और बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा? मशीनरी 630। अनन्या समझ आ रहा है? दक्षिता। उसके बाद देखिए आपकी, उसके बाद आ जाइए, आपको पता है हर एग्जामिनर की सबसे फेवरेट आइटम है बैड डेट्स, राइट। अब अगली एंट्री पढ़ते हैं। 15,000 प्रूव बैड, तो रिवैल्यूएशन में आ गई है टू बैड डेट्स 15,000, और डेटर कितने के हो गए बेटा? डेटर 1,50,000 लेस 15,000 के बैड डेट्स हो गए। अब 135 के आ गए। अब प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6750। आउटर कॉलम में मसला कितना आ गया? 128,250, और रिवैल्यूएशन में कितना चला गया? 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। बताइए ऑनलाइन वाले। चलिए यहां तक सवाल हो गया। अब आपको दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि गुडविल का ट्रीटमेंट आ गया कि नहीं आ गया? और हमने अभी डिस्कस करा कि गुडविल ये कैश लेके आया है और कैपिटल नहीं लेके आया। तो मैंने आपको बोला हमेशा आप एक बार इसकी जर्नल एंट्री रफ में बना लीजिए। आप रफ में जर्नल एंट्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले आप क्या निकालोगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए? गुडविल ऑफ फर्म, क्या नाम था उसका? जीके। जीके शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले आप निकालेंगे जीके गुडविल शेयर ऑफ गुडविल 2,25,000 इंटू 1 बाय कितना आ जाएगा? 75,000, राइट। अब आपको ये ट्रीटमेंट करना है। अब आपको बिना जर्नल एंट्री के भी करना है। आपने कैसे करोगे? आपने यहां लिखा बाई कैश अकाउंट, ये तो आपको पता ही नहीं है, यही तो आपको निकालना है। वहां टाइम बचा रहे हैं ना वृद्धि। और आपको पता है गुडविल का पैसा कैश लेके आया है, तो 75,000 वो लेके आया कैश, और उसकी एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल निकालते ही हाथ रुक जाना चाहिए। क्या आपको इस सवाल में ट्रीटमेंट सैक्रिफाइस में होता है? क्या आपको न्यू रेशो दे रखी है क्या? तो आपको पता है अगर न्यू रेशो नहीं दी हुई और सिर्फ पुराने पार्टनर का शेयर दिया है, तो योर सैक्रिफाइस रेशो इज ऑलवेज एज ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो क्या थी आपकी? तो इसका मतलब जो 75 आया वो 2:1 में बढ़ जाएगा। यस और नो? और डायरेक्ट कैसे फीडिंग ये अपना पोस्टिंग हो जाएगी बाय। अब वो प्रीमियम और गुडविल का पैसा कैश लेके आया। अगर मसला वो कैश लेके ना आता तो यहां पर मैं क्या लिखता? जीके करंट अकाउंट। जीके, और ये जीके करंट अकाउंट कहां आ जाता? बैलेंस शीट की एसेट साइड में।
बैलेंस शीट की, समझ में आ रहा है अनन्या? हाँ जी अरनेश भाई, प्रीमियम फॉर, यहाँ पे पीएफजी मत लिख देना शॉर्ट फॉर्म में, अभी मैं आ रहा हूँ देखता हूँ किसने पीएफजी लिखा है। 75 को बांटा मैंने, कितना आ गया? 50 और 25। ये तो मेरी टास्क है बेटा, यही तो निकालना है मुझे। देख वत्सला ने पीएफजी लिखा है, चलो प्रीमियम फॉर गुडविल दिखाइए जरा, हाथ हटाइए अपना, हाथ हटा अपना। और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? कैश अकाउंट का हमने बैलेंस बीडी लिखा, बैलेंस बीडी कितना था? 1 लाख था। टू जीके कैपिटल हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। टू यहां पर आप शॉर्ट फॉर्म ले सकते हो, पीएफजी 75,000। एंजल समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आइए, हमारा सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब स्टेप बाई, अब हमें सिर्फ क्या निकालना है? जीके की कैपिटल निकालनी है। तो अब यहाँ पर जीके की कैपिटल के लिए हमारे पास कौन बचे हैं? सिर्फ ओल्ड पार्टनर बचे हैं, इसलिए इस एडजस्टमेंट को बोला जाता है कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। मेरी बात समझ में? अब यहाँ पर वर्ड का ध्यान रखना कि प्रोपोर्शनल लिखा है कंबाइंड लिखा है, हमने डिसाइड कर लिया कि प्रोपोर्शनल लिखा है। तो हम कैसे करेंगे इसे? अब आपको सीक्वेंस वाइज चलना है। आपका पहला अकाउंट कौन सा खुला हुआ था? रिवैल्यूएशन खुला हुआ था, सारी एंट्रियां हो चुकी हैं। तो जैसे जैसे जिस सीरीज में, जिस सीक्वेंस में आपके अकाउंट खुले हैं, उसी सीक्वेंस में उसे बंद करना शुरू कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका क्या आ गया? लॉस आ गया। यहां पर आई लव पिंक कितना आ गया? बाय लॉस ट्रांसफर टू, क्या क्या पार्टनर के नाम थे? एसके कैपिटल, एनके कैपिटल। एसके कैपिटल अकाउंट। अनन्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे बताएंगे कोई कि कितना आ रहा है ये? नहीं नहीं, टोटल बताओ ना पहले, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? नहीं नहीं, टोटल। यहां पर एसके का रेशियो क्या थी? 2:1। कितना आ गया ये? 1 मिनट में एक दिन से पूछ रहा हूं ये तो। नहीं नहीं, इसका दोनों का, चलो यहां पे मुझे अलग अलग बता दो आप। हैं फ्रैक्शन में आ रहा है? वन 8। चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑनलाइन वालों। और ये लॉस कहां जाएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? अनन्या लॉस कहां जाएगा? डेबिट में क्रेडिट में? पार्टनर कैपिटल में? डेबिट में। तो किस नाम से लिखोगे? बाय रिवैल्यूएशन। बताइए यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना था? 37833। श्री बता। 37833 18917 ये आ गया। अब आपको यहां पर एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं होती, आप अपने पहले बैलेंस सीडी निकाल लो। आई लव पिंक पहले ही निकाल लो। टू बैलेंस सीडी, ये बताओ 6 लाख, 7 लाख, 7,50,000 आ गया। इसमें से माइनस करा तो कितना आ गया? 712। एक मिनट बोलो मेहता साहब। 712, ये चेक करो। 712,167 आ रहा है? आ रहा है। और एनके कितना आ रहा है? 456,080। और इसका तो मैं निकालना ही है। अब आपने क्या करना है? प्रोपोर्शनल कैपिटल है, अब आपने एक वर्किंग नोट बनाना है। डिटेल में बता रहा हूं। इस वर्किंग नोट का नाम है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। देखो ये 1 मार्कर में भी आ सकता है इसका वर्किंग नोट। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, क्या नाम थे उसके? एसके और एनके। तो आप क्या लिखोगे? और आपको पता है ये जो कैपिटल अकाउंट है, इधर देखो, ये जो कैपिटल अकाउंट निकले हैं सुहाना, ये वाले एनसीईआरटी के अंदर सवाल दिया हुआ है, इस कैपिटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल
इस कैपिटल को बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कैपिटल अकाउंट आफ्टर, दक्षिता समझ में आ रहा है? अनन्या इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अरनेश समझ में आ रहा है? तो यहां पर अब ये बताइए मुझे इनकमिंग पार्टनर कैपिटल निकालनी है, तो मैं टोटल कैपिटल फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एन के निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा? एस के कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी है श्री, कितनी है? 7167। और एन की कैपिटल कितनी थी? 456083। तो ये कैपिटल को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल कितनी आ गई? 1168250। ये आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ये सवाल आ गया कि नहीं आ गया? और आपको मैं बात बताऊं, आइए अब ये कंबाइंड कैपिटल आ गई। अब आप टोटल कैपिटल निकालोगे तो कैसे निकालोगे? जो पार्टनर आया, नया पार्टनर का नाम क्या था? जीके। वो कितने के लिए आया था? तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 2/3। अगर मैं टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग निकालूंगा तो क्या करूंगा? 2/3 के लिए लाया 1,168250 इंटू 3/2। और अगर मुझे डायरेक्ट उसका कैपिटल निकालनी हो तो वो कितने के लिए आया था? 1/3 के लिए आ गया। तो ये बताओ 3 से 3 कट गया तो ये क्या आ गई? जीके की कैपिटल आ गई कि नहीं आ गई? 3 को लगता उड़ गई है। तो चल मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ, पहले बता, पहले यहाँ एक काम कर, तू थोड़ा सा फालतू काम कर ले। ये टोटल कैपिटल आ गई नई फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग, इसको निकाल पहले कितना आ रहा है। ये आ गई, ये तेरी टोटल कैपिटल आ गई कि नहीं आ गई? अब तुझे किसकी कैपिटल निकालनी है? किसकी निकालनी है? जीके की निकालनी है। अब जीके इस कैपिटल कितना लेके आया है? जीके इस टोटल कैपिटल कितना लेके आया प्रोपोर्शनेट का? 1/3। 1/3 से 1/3 कट गया। मुझे बताओ ये कितना आ रहा है? सर ये 3/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ नहीं आया। बेटा विहान, ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई कि नहीं आ गई? 1168250 इंटू 3/2, ये टोटल कैपिटल हो गई ना फर्म की आफ्टर सी वो एडमिशन। अच्छा, एडमिशन के बाद, हाँ जी सर। तो वो अपने अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा ना बेटा 1/3। हाँ जी तो ठीक मैंने है। उसका 1/3 निकाला शेयर। ठीक है सर, ओके। कितना आ गया ये? 585125 ये आ गया। 584125 आ गया कि नहीं आ गया? ये फिगर आ गई। अब आपके जगह दो जगह आपने फुल स्टॉप लगा रखा था, वहां से कॉपी पेस्ट कर दें। कहाँ कहाँ जगह कॉपी पेस्ट करेंगे? एक तो यहां पर करेंगे 584125, ये वाला कितना आ गया? 584125। यहाँ नीचे टोटल लिख दूं अब 584125, 584125। और एक और कहाँ जाना था हमारा? कैश में हमने लगा रखा था 584125। समझ में आ गया रिद्धि? अब मुझे इसका सीडी बता कितना है? 759। बताओ ये कैश का बैलेंस आ गया। इसे बैलेंस शीट में लिख दूं, इसे बैलेंस शीट में लिख दूं। कितना कैश कितना था आपका? ये 759125। अब यहां पर आपके कैपिटल के तीनों बैलेंसेस आ गए कि नहीं आ गए? एसके, एनके और जीके। कितना कितना था एसके जीके? ये देखो, ये वाले इधर दे बेटा, ये वाले कॉपी पेस्ट करने हैं। अनन्या ये वाले कॉपी पेस्ट करने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा समझाऊं? हाँ जी श्री, ऑनलाइन वालों 712167 फटाफट मुझे बोलते जाओ। अब आपके देखिए जो चीज़ों में अब बैलेंस शीट बनानी है, अब जो चीज़ों में अनचेंज रह गया, जो आइटम है ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो। तो कॉपी पेस्ट में ये हो गया आपका, क्या रह गया था? क्रेडिटर रह गया था। लिखो क्रेडिटर, क्रेडिटर लिखो 150। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिखो 2 लाख। और यहाँ पर कौन सी आइटम रह गई थी? कैश हमने लिख दिया है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या क्या लिखूँ मैं? जो अनचेंज चीज़ें थी वो एज इट इज लिख दो। क्रेडिटर्स,
150 एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, श्री समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? टोटल कर दो अब ये। चलिए बेटा पार्ट बी शुरू करते हैं अब हम। दक्षिता इधर देखो बेटा, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कंटेस्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मुझे दक्षिता ये बताएगी, इसके ऊपर 1 मार्कर का सवाल बन सकता है, शेड्यूल 3 पार्ट कौन सा होता है? क्योंकि मेरे को तो याद कराना है, मुझे पता तू भूल जाएगी। कौन सा पार्ट होता है अनन्या? पार्ट 3 नहीं होता, शेड्यूल 3 होता है। पार्ट गलत है, पार्ट बी। सर बताऊं? पार्ट 1। पार्ट 1 होता है। पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है। इसके ऊपर अगर एग्जामिनर सवाल बना सकता है तो तुम्हारी वहां बैंड बज जाएगी। पार्ट 1 में बैलेंस शीट होती है और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। अब वो आपसे पूछ रहा है, अब आपने ये जो चारों आइटमें देखी वो कौन से हेड में देखी हुई हैं? करंट एसेट्स में, क्योंकि चारों करंट एसेट्स हैं। अब इसमें ये बताना है कि जो हमारा शेड्यूल बना हुआ, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बनाया है, उसमें पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया। और आपको मैंने एक चीज सिखा रखी है, सबसे पहले क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट, फिर क्या आता है? इन्वेंट्री, फिर क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद क्या आता है? तो बताओ कौन सी आपकी जो आंसर होगा, कौन सा करेक्ट होगा? चेक करो, ए इज द राइट आंसर। रिधिमा गोयल समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आयुषी अग्रवाल, Yes, sir. द क्वेश्चन नंबर 28, इफ द अंडरलाइन, पहले इसका नाम वर्किंग कैपिटल होता था, अब इसका नाम चेंज होकर नेट वर्किंग कैपिटल हो गया है। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इफ द नेट वर्किंग कैपिटल कंपनी इज 0 एंड द करंट लायबिलिटी 350, द करंट एसेट्स ऑफ द फर्म, जब आपकी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 0 आ रही है तो इसका मतलब दोनों के अमाउंट सेम होंगे। दोनों के अमाउंट सेम होंगे तो योर आंसर इज 350। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बिकॉज आपको पता है नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे कर लो, आपको करंट लायबिलिटी 3,50,000 दे रखी है और आपको नेट वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 0। तो ऐसे सिचुएशन को ऐसे सोल्व कर लो। ये नहीं समझ में आ रहा तो खुशी पटनायक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दक्षिता, Yes, sir. अब चलिए, अब अगला सवाल मैंने आपके साथ बहुत डिस्कस कर रखा है। अगले 2 सवाल चलिए मैं कराता हूं। विनोद लिमिटेड इशूड फ्रेश इक्विटी शेयर एंड पेड 1,80,000 एज अंडरराइटिंग कमीशन, under which of the following underwriting commission will be treated deduct as the outflow of the cash under operating activity, inflow of cash under investing activity, outflow of cash under financing activity, outflow of cash under investing activity। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि अंडरराइटिंग कमीशन होती क्या है। आपको पता है अंडरराइटिंग कमीशन, आपको पता है हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये कहता है 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, और ये बात कहाँ लिखी है? सेबी गाइडलाइन में। तो अगर हमारा इशू सब्सक्राइब नहीं हो पाता है फुल मिनिमम से तो हम अंडरराइटर अपॉइंट करते हैं। तो अंडरराइटर जो अपॉइंट करते हैं वो हमारे मामे तो लग नहीं रहे जो हमें फ्री में काम करके देंगे, इसके लिए वो कमीशन चार्ज करेंगे। तो बेसिकली ये जो पैसा खर्च किया मैंने कैपिटल रेस के लिए किया कि नहीं किया? और चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग इज कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो अंडरराइटिंग कमीशन होगी वो कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग होगी। और जब हमने पे किया तो क्या होगा? आउटफ्लो। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है? आइए अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। ये आपने देखिए क्वेश्चन मैं कराता हूँ। 9% डिबेंचर गिवन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 2 लाख, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 22 3 लाख। 2 लाख से 3 लाख रुपए हमारे डिबेंचर बढ़ गए। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि इनफ्लो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इनफ्लो हो रहा है। ये तो आप निकाल लोगे। अब सबसे बड़ी बात है, ये जो 9% होता है ये इसका क्या होता है? इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट रेट होता है कि नहीं होता? क्या हुआ रिद्धि, गलत कर दिया था क्या? और ये आपको दे रखा है कि जो डिबेंचर आपने नए इशू किए वो कौन से दिन किए हैं? 1 अप्रैल 21 को। और 1 अप्रैल 21 कौन सा था आपका? बिगिनिंग ऑफ द ईयर था।
इसका मतलब कंपनी ने पूरे साल 3 लाख रुपया यूज किया कि नहीं किया, तो इस पे 9% इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, और 27 क्या होता है आउटफ्लो, और 1 लाख क्या हुआ, तो नेट इनफ्लो क्या हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा। और मुझे मेहता साहब इसका जरा दूसरा ट्रीटमेंट बता दो आप कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का कैश फ्लो की स्टेटमेंट में दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है। हाँ, फाइनेंसिंग में माइनस, और ये तो हमने कर दिया, दूसरा क्या होता है उसे करना है। फाइनेंसिंग में ही माइनस, फाइनेंसिंग में ही ऐड, ऑपरेटिंग में ऐड, कहां पर ऐड, एंड नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग में ऐड। समझ आ गया कि नहीं गया। इतनी देर लगाएगा ना तो आधा पेपर छूट जाएगा। इतने सवाल करा दिए पर अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ऑपरेटिंग में ऐड अंडर द हेड एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। रिधिमा गोयल समझ आ गया कि नहीं गया। विहान, हाँ विहान जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर स्क्रीन। ये भी आप मुझे करके दिखाएंगे, आपने ये कर रखा है मेरे साथ। करिए नेक्स्ट सवाल बेटा। ये हमने कितनी बार कर लिया क्लास के अंदर ये, और आपको बहुत एडजस्टमेंट कैश फ्लो में भी काम आएगी और 1 मार्कर में भी काम आएगी। क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको मशीनरी अकाउंट दे रखा है। सबसे पहले आप ध्यान क्या रखेंगे, कोई भी सीएफएस का सवाल आएगा प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर, तो आप एरो बना लेंगे। अब आपको मशीनरी अकाउंट दिया एडिशन में, यहां पर एक अलर्ट दिया हुआ है कॉस्टिंग, इसका मतलब, और आपको यहां मशीनरी अकाउंट बना के दिया हुआ है और आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये जो अकाउंट बना है ये किस पे बना हुआ है, बुक वैल्यू पे। यू गॉट माय पॉइंट। तो आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, आप ओपनिंग बैलेंस क्या लिखेंगे, 2 लाख। हाँ जी, चलो पीछे चले जाओ। बाय सीडी 3 लाख, समझ आ गया राइट। अब आपको पता है उसके बाद क्या लिखा है, एक मशीन कॉस्टिंग की 40,000 थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था, 12,000 डेप्रिसिएशन लग चुका था। यानी कि इसके लिए ये मेरी बुक वैल्यू पे, इसके लिए बुक वैल्यू कितनी बन गई, 28,000 बन गई। 28 की मशीन आपने कितने में बेच दी, 35 में। तो यहां पर कितना आ गया, बाई बैंक कितना आ गया, 35, बाई बैंक 35 आ गया कि नहीं आ गया। और क्या आ गया, आपको कैसे पता, आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। दक्षिदास का फार्मूला क्या होता है, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। और आपको यहाँ डायरेक्टली यहाँ कॉस्टिंग दे रखी है, बुक वैल्यू तो दे रखी, तो आपका फार्मूला क्या होता है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन होती है कि नहीं होती। और आपको सेल वैल्यू कितनी दे रखी है, 35,000। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, 40,000 माइनस 12,000, 35 माइनस 28, 7,000 आ गया। ये क्या हो गया, गेन हो गया। तो गेन आपका यहां आ गया कितना। अब आपकी एक बैलेंसिंग फिर निकलेगी बंसल साहब, वो आपको परचेज बताएगी। परचेज बताओ कितनी आ रही है आपकी अब। हाँ जी, सर डेप्रिसिएशन रह गया। अरे अरे हाँ हाँ हाँ, एक देखो ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, थैंक यू बेटा, ये रह गया। देखो मैंने जल्दबाजी करी और गलती हो गई कि नहीं हो गई। और डेप्रिसिएशन आपका कहाँ आएगा, बाय डेप्रिसिएशन। थैंक यू बेटा, आपने मुझे बता दिया, मैं भी जल्दबाजी, यानी कि पेपर में मैं जल्दबाजी कर रहा हूं तो आप कितनी जल्दबाजी करोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि गलती किसी से भी हो सकती है। कोई जिंदगी में, कोई भी दुनिया में एक्सपर्ट नहीं है जो कहे कि मैं एक्सपर्ट हूं। 2,000 का नोट जब नया नया आया तो आप मानोगे हमें 1,000 रुपये देने की आदत थी, मैंने कई बार 2,000 का नोट फालतू ही दे दिया। क्या करूं, हाथ में 1,000 का नोट चल रहा था, दिमाग में कैलकुलेशन 1,000 की चल रही है, पर दे 2,000 का नोट रहा हूं। आपके घर वालों में भी किसी के साथ ऐसा ही हुआ होगा, देने हैं 1 लाख रुपए, दे दी 2 लाख की गड्डी। फिर बाद में यार ये घर में तो इतने पैसे पड़े थे, गए कहाँ, और लेने वाला भी ले गया। वो तो एक नोट का तो पता नहीं लगता, गड्डी का तो पता लग जाता है। तो वो तो जब गई भैंस पानी में फिर, और यार सर मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं भी यही आपकी तरह मैं भी झल्ला था। अबे मैं कहा लेने वाला कोई झल्ला थोड़ा होता है, तेरे को 50 के 1 लाख मिल रहे हैं, तेरे को 1 लाख के 2 लाख मिल रहे हैं, तुझे पता नहीं लग रहा। कह रहा था जितना नशा आपने खा रखा था उतना नशा मैंने खा रखा।
आइए अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बैलेंस बता कितना आ रहा है। ये बैंक आ गया बंसल साहब, कितना आ गया बैंक 1 लाख, इस पे पीपी बच गई और आपको क्या निकालनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्या लिखोगे 188, पी लिखते ही पीपी बच जाएगी, ये पेड हो गया और सेल कितनी हुई। अब बताओ इनफ्लो कितना, इनफ्लो हुआ क्या आउटफ्लो हुआ, कितना हो गया आउटफ्लो। काशी तरह गलत निकल रहा था क्या आंसर, कहां गलती थी बता। 31 नंबर क्वेश्चन खुद करोगे, मैं करा रहा हूं आपको, चेक करूंगा मैं। अब चलिए शेयर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेन हेड नॉन करंट एसेट्स, सब हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये ट्रेडिंग के लिए था, करंट एसेट्स और करंट इन्वेस्टमेंट। कहीं यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटी मत लिख देना, वर्ड करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक्ट में हमारा करंट इन्वेस्टमेंट है। कहीं आपके दिमाग में कैश फ्लो चल रही हो और इसको लिख दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लिख सकते हो नहीं लिख सकते आयुषी। Yes, sir. आइए करंट इन्वेस्टमेंट। अब अगली आइटम देखिए, अगली आइटम क्या है 10% डिबेंचर, अंडरलाइन द वर्ड मैच्योरिटी ड्यू इन दिस करंट ईयर। यानी कि आपको जब पता है, इसके साथ मैं डिस्कस करता हूं, आपको जब पता है कि डिबेंचर जिस साल रिडीम होने होते हैं उस साल वो क्या बन जाते हैं, नॉन करंट से करंट में चले जाते हैं और करंट से किस में चले जाते हैं आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग में। तो मेन हेड क्या हो गया आपका करंट लायबिलिटी और मेन हेड क्या हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे रेशो का। इधर देखिए आपको वाला सवाल हो गया, डेट रेशो 0.5:1 थी, जब आपने फर्दर इक्विटी शेयर इशू करे तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रिमाइंडर कम हो गया, तो क्या हो गया डिक्रीज। इस केस में क्या होगा, फर्दर इशू हमने डिवेंचर किए, डेट बढ़ गया, इक्विटी में बढ़ा नहीं, तो क्या हो गया इंक्रीज। थर्ड में आ जाओ, बैंक ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग, करंट लायबिलिटी होती है, तो ना डेट में चेंज हुआ ना इक्विटी में चेंज हुआ, नो चेंज। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका करंट लायबिलिटी होता है, और करंट लायबिलिटी में मसला बता कौन सा होता है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया, तो करंट लायबिलिटी मेन हेड हो गया, तो अदर। आपको मैं बता रहा हूँ याद रखना, बैलेंस शीट की जो अदर वाली आइटम है ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो अदर करंट लायबिलिटी हो, अदर करंट। अच्छा एक और, मुझे कोई एक और करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी का एग्जांपल दे दे, जैसे कॉल इन एडवांस, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉल इन। और आप यहाँ कॉल इन एरियर में कंफ्यूज हो जाते हो, कॉल इन एरियर कहाँ दिखाया जाता है, शेयर होल्डर फंड में, डिडक्ट फ्रॉम या सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में। नाउ टुडे क्लास इज ओवर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या एक मिनट रुक जा है, सेकंड वाला इशू जो डिवेंचर इशू किए हैं, तो डेट इक्विटी का फार्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, ऊपर का डेट बढ़ गया, इक्विटी में कोई चेंज नहीं हुआ तो इंक्रीज। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं ओवर करें।